प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषमताओं के बीच वर्ग भेद को रेखांकित करती हुई सुदामा पांडे धूमिल जी की यह कविता, जिसका शीर्षक है मोचीराम। ऐसा मेरा मानना है कि यदि कविता को ढंग से पढ़ लिया जाए तो आधा अर्थ निकल आता है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर व्याख्या भी करेंगे। आइए पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षणभर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं, पर मेरी आवाज लड़खड़ा रही। मैं महसूस करता हूं, भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जात पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पे बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, हुआ पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है और सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, शरीफों को लूटते हो, गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर किल दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगलियों में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टपकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों शुकतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार, तुम मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है।
जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और सीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस कविता पाठ के माध्यम से ही बहुत कुछ समझ लिया होगा। फिर भी व्याख्या करते हैं तो जो बची हुई चीजें हैं उस व्याख्या के माध्यम से आप समझ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला। नागार्जुन की तरह धूमिल भी एक जनकवि हैं और जनता के पक्षधर कवि हैं। जनता की समस्याओं को उठाते हैं और जब ये अपनी कविताएं लिखती हैं तो शब्दों के माध्यम से जैसे एक बिंब खड़ा होता है, आंखों के सामने कुछ दिखने लगता है, जो वो बात कह रहे होते हैं उसके एक प्रतिबिंब बन जाता है और वो सारा दृश्य सामने दिखने लगता है। आप महसूस करिए कि कभी अपने निकट के बाजार के, कभी अपने निकट के किसी बाजार के मोची के पास पहुंचते हैं अपने जूते की मरम्मत कराने के लिए, और जूते की मरम्मत को बोल करके उससे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा अक्सर होता है, आप लोग भी करते होंगे। यही चीज धूमिल जी भी कह रहे हैं इस अपने कविता के शुरुआत में ही, कि वो गए हैं और कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। रापी क्या है? रापी एक हथियार है। कैसा? चमड़े काटने का। आगे गोल लट्टू की तरह उसमें लकड़ी की मुठियां लगी होती है और उसमें आगे का हिस्सा जो होता है लोहे की तरह होता है, 1-1.5 इंच चौड़ा होता है, जिससे ऐसे काट करके वो चमड़े को साफ करता है या काटता है मोची, उसी को रापी कहते हैं। रापी की जो मूठ पकड़ के अपना काम कर रहा है, अब निगाह तो उसकी मूठ की तरफ होगी ना, वहां से उसकी आंखें देखती हैं कहां? जो सामने व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति सामने उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, कौन है वहां? धूमिल है, कवि है। कवि कह रहे हैं कि उनकी तरफ उसने देखा। तो रापी से आंखें उठी और उनको क्षण भर टटोला। टटोलने का अर्थ क्या है? उनको ऊपर से नीचे तक देख रहा है कि आदमी कौन है और क्या जानना चाहता है, कैसा आदमी है, तो बात करने लायक भी है कि नहीं, इससे बात की जाए या इनकी बातों का जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ये टटोलने के बाद और जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, और जब देखने के बाद, समझने के बाद, जब वो आश्वस्त हो गए, पतियाए शब्द समझ रहे हैं ना, किसी से भी बात करेंगे तो ये तो पता लगा लेना जरूरी होगा ना कि यह व्यक्ति जो है लड़ तो नहीं जाएगा। खासतौर से जब सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे होते हैं तो वहां ऐसी जगहों पे पतिया लेना बड़ा जरूरी होता है कि यह व्यक्ति लड़ने झगड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस राजनीतिक सामाजिक बातों पे जात, धर्म, मजहब और दल, पक्ष विपक्ष के नाम पे लड़ पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से बात करना उचित नहीं होता है। तो पहले पतिया लीजिए कि बात करने की स्थिति है कि नहीं है। तो उसने पतियाया अर्थात आश्वस्त हुआ। रापी से आंखें उठा करके और सामने वाले को देखा, आश्वस्त हुआ और फिर हंसते हुए बोला। जब लगा कि नहीं इस आदमी से बात किया जा सकता है, देखने में तो भला आदमी लग रहा है, तो आश्वस्त होकर के और फिर हंसते हुए बोला। क्या बोला? बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। अर्थात तो वो यह बताने का प्रयास कर रहे हैं धूमिल जी, मोची राम के कंठ में स्वर देते हुए यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोची कह रहा है कि उसके सामने कोई आदमी बड़ा नहीं है और न कोई छोटा है, सबसे वो बराबर ही पैसे लेता है और सबके काम उसी नियत से करता है कि वो उसके सामने सिर्फ जूता होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, उस व्यक्ति को दिमाग में नहीं रख के काम करता है, सिर्फ जूते को काम करता है। मतलब वो व्यक्ति पूरी तरह प्रोफेशनल है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, जिस रूप में हो, जूते की नाप से बाहर नहीं है। अर्थात यह कहने का अर्थ यहां इनका है कि सामने खड़े व्यक्ति का जो जूता है ना, वो उसकी औकात बता रहा है।
यानी उसकी जो औकात है, उसकी जो हैसियत है वो कैसी है, तो जूते की नाप में बधी हुई है। यानी जैसा जूता है देख लीजिए, समझ लीजिए कि वैसा व्यक्ति होगा। बहुत अच्छा बेहतर चमचमाता हुआ जूता है तो समझो किसी रईस का जूता होगा, और चकतियों की जो थैली बनी हुई जूता है तो किसी मजदूर का होगा, किसी मेहनतकश व्यक्ति का होगा जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता होगा। ठीक है, अर्थात सबकी नाप क्या हुई है, जूते में बधी हुई है, जूते से ही उनकी पहचान बन गई है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इस लाइन को ध्यान दो आप, मतलब परीक्षा में पूछी जा सकती है कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं या कहां लिखी गई हैं। तो ये देख सकते हो, अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। आप महसूस करिए, कब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तमाम लोग वहां इकट्ठे हुए हों, तो उसी बीच में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका जूता फटा हुआ, उसमें से कोई अंगुली बाहर निकल रही हो, क्या महसूस कर रहा होगा वो, कैसा महसूस कर रहा होगा आप समझ लीजिए। उसे वो जो निकली हुई अंगुली है ना, वो चोट दे रही होगी जो उसके छाती पर लग रही होगी। वही वो मोचीराम कह रहे हैं कि मुझे ख्याल रहता है कि मेरे पेशे और इन फटे हुए जूतों के बीच में एक आदमी भी है जो उस फटे हुए जूते से निकली हुई उंगली के चोट को अपने छाती पे सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। नवैयत शब्द को नोट कर लीजिएगा। यहाँ सामान्य तरीके से तो इसका होता है प्रकार, भेद, किस्म, ऐसा चीज होता है, लेकिन ये खास तौर से किस तरह की किस्म, जमीन की किस्मों को नापने के लिए नवैयत शब्द का उपयोग किया जाता है। और जमीन की किस्म क्या होती है, तो उसको नापते वक्त ये देखा जाता है कि कितना बंजर है, कितना खेती जोगी जमीन है, जोत की जमीन है, और कितना जो है बाग बगीचा है, या अदर जो कुछ भी है, मतलब जमीन की प्रकार को नापने का अर्थ होता है। और जमीन का क्या है, यदि उस काल में हम जाए 1966 में, आज भी जमीन से लोगों की हैसियत देखी जाती है, और तब तो बहुत देखी जाती थी। यानी नवैयत का अर्थ यहाँ हैसियत से है, औकात से है, कि वो यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की हैसियत बतलाते हैं। और मैंने पीछे भी कहा है ना कि जूता देख के पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति की हैसियत कैसी है। तो यहाँ नवैयत शब्द का अर्थ हैसियत से है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है। उस चकतियों वाले जूते को क्या कह रहा है, इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। चेचक बीमारी एक प्रकार की है, अभी भी यदा कदा होती है, लेकिन उस दौर में जिस समय यह कविता लिखी जा रही है 1966 या उसके पहले के दौर में, या वहां तक बहुत ज्यादा हुआ करती थी यह बीमारी। चेहरे पे गोल गोल दाने हुआ करते थे या पूरे शरीर पे हो जाया करते थे। खासतौर से जब चेहरे पे होते थे तो पूरा चेहरा दागनुमा हो जाता था। तो इस बीमारी ने उसको चुग लिया है, तो जहां जहां निशान दे दिया है। और दूसरा अर्थ यह है कि उसे गरीबी, भूखमरी या तमाम तरह की सामाजिक आर्थिक परेशानियों ने इस प्रकार से चुग लिया है, उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। ऐसे व्यक्ति, उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। तो ये कह रहे कि उसके बावजूद भी जब वो पूरी तरह से शोषित है, उसके चेहरे से खुशियां गायब है, फिर भी एक उम्मीद को वो बल दे रहा है। वैसे ही जैसे किसी टेलीफोन के खंभे पे कोई पतंग फंसी हुई हो, फड़फड़ा रही हो, मतलब यह व्यक्ति उलझा हुआ है तमाम परेशानियों में, सामाजिक स्थितियों में, आर्थिक परेशानियों में, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि नहीं, एक दिन मैं आगे बढ़ूंगा, एक दिन मेरा जीवन अच्छा होगा। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो, मैं कहना चाहता हूं मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मोचीराम का मन कह रहा होगा भाई अब इस पे क्यों पैसा फूक रहे हो, मरम्मत करवाने का पैसा लगेगा ना, अब फिर भी ये चलने वाला नहीं है। इतनी हालत इसकी जूते की जर्जर हो गई है। कह रहा मैं कहना तो चाहता हूं कि अब इस पे पैसा क्यों फूकते हो, किंतु मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जात पर थूकते हो। कह रहा है कि मैं अपने ये कहना तो चाहता हूं कि अब इस पे पैसा मत फूको, मत खर्च करो, लेकिन फिर भी मेरी आवाज लड़खड़ा जाती है और अंदर से एक आवाज आती है कि कैसे आदमी हो, अपने जात पर थूकते हो। इसका अर्थ यह है, जाति का अर्थ इन पंक्तियों में क्या है, कर्म से है,
कि मैं अपने कर्म पे थूक रहा हूं, अपने काम पे थूकने का प्रयास कर रहा हूं, अर्थात पेट पे लात मारने का प्रयास करूंगा। यदि मैं सबको यह कह के लौटा दूं कि इस पर पैसा क्यों फूकते हो, तो मेरी कोई नई जूतों की दुकान तो है नहीं कि उसके बदले, मरम्मत के बदले मेरा नया जूता खरीदेगा वो तो चला जाएगा ना। यानी मेरा अपना धंधा चौपट होगा। आगे कह रहे हैं मोचीराम कि आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। कह रहे हैं कि आप यकीन करिए, विश्वास करिए। किससे कह रहे हैं? कवि धूमिल से, जो सामने खड़े हैं धूमिल, उनसे कह रहे हैं, ठीक है, कि आप यकीन करिए कि उस समय मैं शक्तियों की जगह आंखें ताकता हूं, अर्थात एक एक चीजों को बारीकी से देखता हूं, उसके पूरे जीवन काल को देखता हूं, उसके जीवन की दिनचर्या को देखता हूं कि ये कैसे जी रहा होगा। मतलब एक एक जगह मेरी आंखें जाती हैं तो वो चकती न टाक रहा होता हूं, बल्कि आंखें ही टाक रहा होता हूं, यानी उसको गहन समीक्षा कर रहा होता हूं उसके जीवन काल की। और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। और एक आदमी जिसका ये पेशा है, अपने पेशे को बड़ी मुश्किल से निर्वाह कर पाता हूं कि क्या करूं। एक कशमकश है ना कि इसको पैसा तो इसका नुकसान हो रहा है, बट मेरा पेशा है, मेरा पेशा तो मरम्मत करना है, तो इस पेशे में पड़े हुए आदमी को निर्वाह भी करना है, और कैसे बड़ी मुश्किल से निर्वाह कर रहा है। अर्थात मन तो कह रहा है कि इसको लौटा दे, इसका जो 1 आना 2 आना इस पर खर्च हो रहा है उसको न ले, बट उसका पेशा है। अब पेशे में पड़े हुए आदमी को भी निर्वाह करना है, कर रहा है, इसकी भी अपनी रोजी रोटी है, तो अर्थात इच्छा नहीं हो रही है फिर भी करना पड़ रहा है। एक नया दृश्य आपके आंखों के सामने धूमिल जी खड़ा कर रहे हैं। क्या है? एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है शहर को, न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। एक दृश्य यहाँ खड़े कर रहे हैं कि इन सामाजिक विषमताओं के बीच, सामाजिक विषमताओं के बीच कैसे कैसे लोग हैं। तो एक व्यक्ति तो वो है जिसके जूते में, जूता क्या है, चकतियों की थैली बना हुआ है, वो एक व्यक्ति है। जिसको चेचक ने चुगा हुआ है वो एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति वह भी है, एक जूता ऐसा भी है। एक जूता कौन है? चकतियों की थैली है। और एक जूता ऐसा भी है जिसे पैर में नाद कर, अर्थात पहन कर। अभी धूमिल जी जूते को पैर से नाद रहे हैं। एक जूता है जिसे पैर से नाद कर एक आदमी निकलता है शहर को। करें कि एक जूता ऐसा भी है जिसे एक व्यक्ति पैर में पहन करके और सैर करने के लिए निकलता है। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है। करें वो ऐसा व्यक्ति है, जैसे एक दृश्य खड़ा कर रहे हैं ना, कैसे लोग जो उस समय कि अमीर घर का कोई बच्चा है, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं है, बहुत अक्लमंद भी नहीं है, नहीं उसको कहीं टाइम टेबल से कहीं जाना आना है, न कहीं वो स्कूल कॉलेज जाने वाला है, न किसी दफ्तर में जाने वाला है, मतलब वक्त का पाबंद नहीं है। का अर्थ यही है कि वो उसको कोई न किसी कार्यालय में काम करता है जाना है, न किसी विद्यालय में पढ़ता है कि उसको टाइम की जिम्मेवारी है कि इतने बजे पहुंचना है, ठीक है ना। उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है और जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। बड़ी जल्दबाजी दिखा रहा है, कहीं जाना आना तो उसको है नहीं, घड़ी पहने हुए है चमकता हुआ, मतलब वो दिखा रहे हैं। ऐसा दृश्य किसी रईस व्यक्ति के घर का कोई लड़का है जिसे कोई काम धंधा तो नहीं है लेकिन सैर के लिए निकला है। मोचीराम जी के शब्दों में धूमिल जी फिर यहाँ कह रहे हैं कि वह कोई बनिया है या बिशाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। करे कि वो कुछ कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं है, हाँ किसी बनिया कहने का अर्थ यहाँ किसी जाति से संबंधित या इंगित करना नहीं है। यहाँ कहने का मतलब कि किसी पेशेवर व्यक्ति का, किसी पैसे वाले व्यक्ति के घर का वो लड़का है या कोई ऐसा व्यापारी के घर का लड़का है जो पैसे वाला है, कोई ऐसा बहुत विशेष आदमी नहीं है, हाँ पैसा है उसके पास, तो वो पैसे का रूप दिखा रहा है इस प्रकार जैसे लग रहा है कि हिटलर का नाती है। ऐसा ये मुहावरा उपयोग किया जाता है, हिटलर के नाती, कई बार नवाब के नाती भी बोला जाता है। चूंकि मैं पीछे की कविताओं में भी अपनी कहा हूं कि जब भी कोई रचना पढ़िए तो कवि का परिचय जरूर पढ़िए, कवि कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ जीवन काल बीता था और कब रचना हुई थी। तो इनकी ये रचना जो 1972 में एक संकलन इनका आया था, संसद से सड़क तक, उसमें ये कविता छपी हुई है। तो उस टाइम या उससे पहले की ये रचना। कवि धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी
भोजपुरी और ठेठ बनारसी के लिए भाषा के लिए, ठेठ बनारसी भाषा के लिए प्रसिद्ध है। बनारस या उसके आसपास के क्षेत्रों में हिटलर के नाती या नवाब के नाती शब्द ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते थे जो ज्यादा अपने हाव भाव में नवाबी दिखाता था। और नवाबी कैसे दिखा रहा है, तो मोची को समझा रहा है कि यहाँ ऐसे बांधना है, ऐसे काटना है, करे कि इससे बांधो, उससे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो, मतलब इसे थोड़ा ठीक कर दो, या मतलब सब मिला के ये है इसका अर्थ कि वो मोची को ही आदेश दे रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसा चमकाओ कि जूते को ऐना बनाओ। ऐना अर्थात आईना, दर्पण, यानी चमकने लगे, ऐसा चमकने लगे कि उसमें चेहरा दिखने लगे। ये आदेश कर रहे हैं मोचीराम को। और आदेश करने के साथ साथ क्या कर रहा है कि उफ बड़ी गर्मी है। दृश्य देखिएगा, दृश्य कल्पना कीजिए कैसा बिंब खड़ा कर रहे हैं कि उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है और मौसम के नाम पर बिसुरता है। बिसुरता शब्द ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है या आपको लगेगा कि क्या है। बिसुरता शब्द यह है कुढ़ना, बुदबुदाना मन ही मन, कोसना मौसम को, ये मतलब कैसा मौसम है, बड़ा खराब मौसम है, ये चीज होती है बिसुरना। और सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। आतियों जातियों, यहां आतो जातो नहीं लिखे हैं, आतियों जातियों। आतियों यानी आने वालियों और जातियों माने जाने वालियों। आने वालियों जाने वालियों का अर्थ महिलाओं की तरफ इंगित करते हैं, और महिलाओं में भी खासतौर से जुआ महिलाओं अर्थात जुवतियों को कह रहे हैं कि वो एक तो रुमाल से हवा करता है, मौसम पे बिफुरता है, बिसुरता है, मतलब मौसम को कोसता है, और साथ साथ सड़क पर आने जाने वाली जुवतियों को बानर की तरह घूरता है। गरज ये कि घंटे भर खटवाता है और नामा देते वक्त साफ नट जाता है। ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग, उनका स्वभाव भी ऐसा होता है कि ये तो खूब काम करवाते हैं कि इसको भी थोड़ा सही कर दो, ऐसे कर दो, अभी ठीक नहीं हुआ है और काम करो, इस तरह का भाव। और सब काम करा लेने के बाद, सब आदेश दे करके काम करा लेने के बाद जब पैसा देने की बारी आती है, नामा अर्थात मजदूरी, सामने वाले ने जो काम किया है उसका पारिश्रमिक देने का जब बात आती है तो सब नट जाता है, इतना पैसा कैसे हो गया, इतना नहीं इतना होता है। क्या कहता है, शरीफों को लूटते हो, और गुर्रा के बोलता है कि शरीफों को लूटते हो, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। जाहिर है जिस समय वो कविता लिखी जा रही है तो वो 1 आने 2 आने की बात होती होगी, तो वो 5 पैसे 10 पैसे या 20 पैसे कुछ ऐसे सिक्के 2-4 ठो फेंक करके और आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पे चढ़ जाता है। करे कि अचानक से चिहुक करके उछलता है और सड़क पे पटरी पे चढ़ जाता है, तो हुआ क्या है, क्यों चढ़ जाता है। मोची अपना दर्द बता रहा है और वो भाव बता रहा है कि एक गरीब को से काम करा के उसके पैसे न देने पे उसकी आह उठती है। करे कि चोट जब पैसे पे पड़ती है, यानी जब आप 10 पैसे का काम करा के और 5 पैसा दे के निकल जाते हो, सिक्के फेंक के निकल जाते हो, तो वो चोट पैसे पे उसके पड़ती है। और जब वो उस पैसे पे चोट पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर किल दबी रह जाती है उसके मन में। वो बोल तो नहीं पा रहा है आपके सामने, आप नवाब के नाती हो ना, तो आपके सामने उसकी बोलने की हिम्मत तो नहीं है मोचीराम की, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चोर किल बन के दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। उंगली में उसकी गड़ी है तो वो उछल के सड़क पे खड़ा हो गया है। चूहा क्या, मोची का दर्द है वो, जो आप लूट रहे हो उसको ना, तो आज नहीं तो कल, यहाँ ये कवि भाव कर रहे हैं कि जो आप ये करते हो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो आपको चुभेगा। किसी से यदि काम करा के उसका पारिश्रमिक लूटने का काम करते हो तो आज नहीं तो कल वो आपके सामने आएगा, किसी न किसी एक दबी कील के रूप में किसी दिन तुम्हें चुभने का काम करेगा। ये कवि धूमिल कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है, मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। करें कि इसके बावजूद भी मुझे ख्याल रहता है कि हमारे पैसे के बीच में और उस जूते के बीच में, पहले इन्होंने क्या कहा है कि मेरे लिए तो आदमी क्या है, बस एक जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है कि मैं सिर्फ जूता देखता हूं, नहीं, मुझे ये भी याद रहता है कि मेरे और जूते के बीच में, कह रहे कि मेरे पैसे और जूते के बीच में एक आदमी भी है जो कहीं ना कहीं टाके उसी पर पड़ते हैं, उसको वो टाके आदमी पर पड़ते हैं, उसकी जेब पर पड़ते हैं, उसके
मेहनत पे पड़ते हैं, उसकी भावनाओं पे पड़ते हैं। कहीं ना कहीं वो चकती नुमा जूते जब पहन के निकलता होगा तो उसकी भावनाएं आहत होती होंगी। उसे भी इच्छा होती होगी ना कि इसको फेंक करके नया जूता खरीद लेते, लेकिन वो आहत भावनाओं के साथ, वो जूते से झांकती हुई उंगलियों के साथ छाती पे चोट सहते हुए फिर भी समाज में आगे बढ़ रहा है और सहता रहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। कह रहा है मोचीराम धूमिल से, मोचीराम कह रहे हैं धूमिल से कि बाबूजी, यदि जीवन जीने के पीछे कोई तर्क नहीं है ना, कोई उद्देश्य सीधा नहीं है, सही उद्देश्य नहीं है, तो चाहे आप रामनामी बेच करके अर्थात पूजा पाठ करके कोई पैसा कमाइए या रंडियों की दलाली करके पैसा कमाइए, कोई फर्क नहीं बचता, दोनों समान है। यदि आपके जीवन का सही उद्देश्य नहीं है तो आपके जो कर्म है, जो आप कार्य कर रहे हैं या जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। यदि सही नहीं है तो आप बुरे कर्मों से पैसा कमाएं या अच्छे कर्मों से पैसा कमाएं, कोई फर्क उसमें नहीं होता है। और यही वजह है कि जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है, सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। कह रहे हैं मोचीराम की यही कारण है कि जब आदमी अपने पेशे से छूटता है अर्थात काम से छूटता है तो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि जो उद्देश्य विहीन व्यक्ति है, जब उद्देश्य विहीन व्यक्ति होता है तो वो भीड़ का हिस्सा हो जाता है और वही एक समान हो जाता है। अर्थात चाहे वो अच्छे कर्म वाला है चाहे बुरे कर्म वाला है, बाजार में आया जब उसका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है तो वो एक ही समान सारे लोग हैं और उनको भी वही स्थिति है कि उनको भी मौसम सता रहा है, उनको भी भाषा काट रही है, अर्थात भाषा समझ में नहीं आ रही है लोगों को। कह रहे हैं मोचीराम जी कि आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। बसंत ऋतु समझ रहे हैं ना, दिन को तानता है, नहीं यहां से दिन बड़ा होने लगता है, दिन खींचने लगता है ना, और धूप भी थोड़ी तगड़ी होने लगती है। उसको कह रहा है दिन को तानना, लंबा करना, तानने का मतलब खींच के। और कैसे तानता है? तांत की तरह। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि एक हमारे समाज में एक जुलाहा जाति के लोग होते थे, हैं भी, अभी भी होते होंगे। वो मैदान में डंडा जमीन में गाड़ करके उसके सहारे धागों को तानते थे और धागों को सुखाने के बाद फिर उससे कपड़ों की बुनाई किया करते थे। तो कह रहे हैं मोचीराम जी कि इस बसंत ऋतु को ले, इस मौसम को ले लो कि ये मौसम क्या कर रहा है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सूख तल्ले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। यानी पेड़ों पर लाल लाल पत्ते, बसंत ऋतु में क्या होता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नई पत्तियां आती हैं। नई पत्तियां जो लाल रंग की होती है उनको सुखा रहा है। अर्थात सुखाने का अर्थ क्या है, यहाँ सीझने का अर्थ होता है पका रहा है, वो पौड़ हो रही है, लाल कोमल पत्तियों से मजबूत पत्तियां बनती जा रही हैं ताकि वो मौसम की मार सह सके। ये स्थिति दिखा रहा। और कैसे हजारों सुख तल्ले, लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तल्ले का अर्थ क्या है? सुख तल्ला यह है कि जो जूते के अंदर वो तल लगाते हो अपना, एक ऊपर लगा होता है शोल, और जो जूते का खोल होता है बीच में पैरों के नीचे एक तल्ला लगाया जाता है, शोल, या जिसे और भी कुछ शब्द कह सकते हैं। यह सुख तल्ले कह रहे हैं, मैंने आराम देने वाला जो तर है उनको। वो कैसे? तो पेड़े के लाल लाल पत्तों की तरह सुख तल्ले को वो सुखा रहा है वहां पे, ताकि वो सीज करके यानी पकने के लिए, तैयार होने के लिए लटकाया हुआ है। धूमिल जी के बारे में सोचिएगा, 13 साल की उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इन्हें एक फैक्ट्री मजदूर के रूप में जाके कलकत्ता में काम करना पड़ा था। सच कहता है उस समय रापी की मूठ को संभालना मुश्किल हो जाता है, आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, बड़ी मुश्किल होती है काम करना, हाथ कांपने लगता है, आंख कहीं जाती है और हाथ कहीं जाता है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम करें। और ये जो व्यक्ति है ना, बच्चे की तरह, किसी झुझलाए हुए बच्चे की तरह काम पे आने को मन करता ही नहीं है, कि तो क्या करे, मजबूरी है काम पे आने की। और ऐसा लगता है कि चमड़े के शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। चमड़े की शराफत करेंगे, वो जो चमड़ा है ना वो निर्जीव हो चुका है, अब उसको रापी से काटो चाहे छीलो, वो जवाब देने वाला तो नहीं है ना। उसी तरह से देख रहे हैं कि जो चमड़े की शराफत है, आदमी की जो शराफत है, व्यक्ति की जो शराफत है, उस पर वार किया जा रहा है। मतलब जंगल तंत्र है और वो पेड़ से वार कर रहा है। मतलब
उसको कठोरता से वार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, कह रहे कि ये कोई चौंकने की बात नहीं है, स्थितियों को, परिस्थितियों को सोचने की बात है, विचार करने की बात है, विमर्श करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, ध्यान दीजिए यहां शब्द को, खून के किसी कमजात मौके पर, किसके खून के? तो असलियत और अनुभव के, जो हर चीज को, जिंदगी को जो किताब से नापना चाहता था, डिग्रियों में नापना चाहता है कि किसने किताबें कितनी पढ़ी हैं, किसके पास कितनी डिग्रियां हैं। अनुभव और असलियत और किताब, इन दोनों के बीच यदि किसी का खून करना पड़े, यानी क्या, किसी को मारना पड़े, यानी किसी को छोड़ना पड़े, कहने का अर्थ यह है कि दोनों में से, कि किताब और अनुभव और असलियत, अनुभव असलियत और किताब में से किसी को मारना पड़े, खून करने का यह अर्थ है कि किसी को मारना पड़े, यानी भेद करना पड़े, बताना पड़े ऊपर नीचे, तो इस ऐसा करते वक्त ऐसे कमजोर मौकों पर, क्योंकि ये बड़ी कमजोर स्थिति होती है कि किसी हायर एजुकेटेड व्यक्ति को आप किनारे करके और अनुभव को बड़ा कर दो। जैसे कोई व्यक्ति किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो, उसके अनुभव के ऊपर, मोचीराम के अनुभव को ऊपर कर दो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, तो ये एक कमजोर मौका है, ये बड़ा कठिन मौका है। और ये करने वाली इस स्थितियों में जो कायर है, मतलब जो ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो समझो क्या है वो बड़ी आसानी से ये कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं शायर है। इसका अर्थ यह है कि जो वो भेद नहीं कर पा रहा है कि नहीं, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी ज्ञान की बातें कर सकता है, वो सिर्फ इसको इतना ही कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं शायर है। उसको ज्ञानी नहीं समझ रहा है, बस वो ही समझ रहा है कि ये मोची नहीं शायर है, हालांकि ज्ञान की बात उसने की है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, जाति का अधिकार है। ठीक, वह व्यक्ति जो ये भेद नहीं कर पा रहा है, वो इस भेद करने के वक्त जो कायरता दिखाता है, भेद करने के वक्त जो कायर है, कमजोर है, वह व्यक्ति कायर क्या है, एक गलतफहमी का शिकार है। उसे लगता है कि पेशा एक जाति है, पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जैसे मैं पीछे कहा हूं इस पे कि पेशा ही जाति बनती गई, जबकि जब आप पेशे से छूटते हो या आप व्यक्ति के ज्ञान को देखो, एक कबीरदास जी का दोहा है ना कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो वही बात ये कह रहा है कि व्यक्ति का ज्ञान देखो, वो किस कर्म से आया है, किस जाति से आया है, किस परिवार से आया है, किस कुल में जन्म लिया है, यह देखने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो समय है ना, समय की परिस्थितियां वो सभी को परेशान कर सकती हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो या अज्ञानी व्यक्ति हो, या ज्ञान किसी के हिस्से का नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी दुख दर्द आ सकता है। तो वो जो इस तरह की आग है ना, जो आर्थिक विषमता की जो आग है, जो सामाजिक विषमता की आग है, ये सबको परेशान कर सकती है, किसी को भी किसी वक्त परेशान कर सकती है। या किसी के जीवन में यदि ऐसा आया तो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी दिखने लगेगा। कह रहे हैं कि कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, अर्थात कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख चुके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख चुके हैं, जो शब्दों को पढ़ना जानते हैं, उनको शब्द मिल चुके हैं। लेकिन कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, अर्थात जब उनके सामने अक्षर आते हैं तो उनको दिखता नहीं है, यानी वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनपढ़ हैं और वो हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। और वो हर प्रकार के अन्याय को चुपचाप सहते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें रोटी चाहिए। उन्हें लगता है कि यदि मैं ये न सह करके मना करूंगा, इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा, तो जो रोटी 2 वक्त की मिल रही है शायद ये भी मिलनी बंद हो जाए। इसलिए वो पेट की आग बुझाने के लिए इन अन्याय को भी सहते रहते हैं चुपचाप। धूमिल जी यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो बोल रहे हैं, अर्थात जबकि कह रहे हैं कि जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो
पढ़ लिख चुका है, जिसे शब्द मिल चुके हैं अर्थात जो पढ़ लिख चुका है, और जो अक्षरों के आगे अंधा है अर्थात जो अनपढ़ है, जो एक पेट की आग के लिए चुप रहता है, तो जो एक इनकार से भरी हुई चीख है और जो एक समझदार चुप है, दोनों एक समान है। अर्थात जो इन विषमताओं के लिए, इन वर्ग भेद के लिए, इन भेद करने वालों के खिलाफ, इन भेद के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है, चीख रहा है, वह और जो चुप है, कह रहे हैं कि दोनों का मतलब मेरे लिए एक ही है। क्यों? क्योंकि भविष्य गढ़ने में चुप और सीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। कह रहे हैं कि दोनों अपना अपना फर्ज एक ही प्रकार से अदा कर रहे हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं, तो दोनों मेरे लिए एक है। समझिए कैसे एक है। एक तो यह है कि वह जो इनकार कर रहा है और इनकार करके खड़ा हो रहा है, तो वह भी अपना काम कर रहा है कि एक दिन उसकी ये चीख आंदोलन का रूप लेगी, आंदोलन का रूप लेगी तो बदलाव की लहर आएगी। दूसरा जो एक चुप है, तो जो चुप होकर के और रोटी कमाता है और सहन करते हुए भी 2 रोटी ले आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को रोटी मिल रही है, इन्हीं पैसों से मेरे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, तो एक दिन अपने बच्चों के लिए शिक्षित कर लिया तो बच्चे खड़े हो जाएंगे उसके लिए, और चुपचाप ही अपने परिवार से ही, अपने बच्चों में से ही किसी को खड़ा करेगा जो उस कुर्सी तक जा सकता है, और वो उस कुर्सी तक जाकर के बदलाव करेगा। अर्थात एक अभी बोल करके आंदोलन के रूप में खड़ा करेगा, और एक दूसरा चुपचाप सहते हुए अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए चुप रहता है, और चुप रह करके परिवार का पालन पोषण करते हुए अपने उस परिवार में से ही, उन बच्चों में से ही किसी को पढ़ा करके उस लायक बनाता है कि कल को वो समाज को बदल सके, समाज में बदलाव ला सके, परिवर्तन ला सके। ये ध्यान रखेंगे कि धूमिल जी ठेठ बनारसी भाषा वाले थे, बनारस में उनका जन्म हुआ था, भोजपुरी की भाषा का भी पुट है। समय जो है 1972 या उससे पहले का समय है जो जब ये कविता लिखी गई है। उस समय काफी गरीबी, भूखमरी, विषमताएं, जातिगत भेदभाव, ये चीजें बनी हुई थी, और खास तौर से वर्ग भेद को इन्होंने इंगित किया हुआ है। वर्ग भेद अर्थात वही जो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की बात तब भी होती थी, आज भी होती है। आज भी वो यह कविता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कल थी। फिर भी यदि कुछ चीजें रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में सीधे लिखेंगे और लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और आगे भी आपको इस तरह की कविताएं मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें।